हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का जो है अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है बच्चे का जन्म तथा देखभाल, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड केयर। इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी टॉपिक को जो है कवर करेंगे, सभी टॉपिक को कवर करेंगे और इस चैप्टर को जो है थ्योरी, जितने भी थ्योरी है उस सभी थ्योरी को जो है पूरी तरह से जो है समाप्त करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है, देखिए, बच्चे का जन्म तथा देखभाल। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो है बच्चे के जन्म से जो भी घटना घटित होता है उन सभी बातों को जो है इस चैप्टर में अधिक अध्ययन करेंगे। कई बात जो आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, सुनने के लिए जो मिलता होगा, उन सभी बातों को ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित चैप्टर है। तो इस चैप्टर में मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में जो है बच्चों के जन्म और देखभाल को जो घटना होता है उसी के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन से ये चैप्टर काफी जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें समझेंगे कि ये प्रसव क्या होता है। ठीक है, प्रसव क्या होता है, इंग्लिश में जो है इसको जो है डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए, और देखिए, परिपक्वता के जो है उपरांत गर्भाशय से जनन नाल द्वारा शिशु निकलने की प्रक्रिया को ही क्या प्रसव कहलाती है। यानी कि शिशु जब जो है गर्भाशय में परिपक्व हो जाता है तो परिपक्वता के उपरांत क्या होता है कि जनन नाल के द्वारा शिशु जो है बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने की ही इस क्रिया को क्या कहलाती है, बाहर निकलने की ये क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, फिगर आपके जो है बुक में नहीं दिया गया है, फिगर आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए जो है फिगर को नहीं लेकर आए। ठीक है, आप लोगों के लिए सिर्फ जो है थ्योरी दिया गया है, यही जो आप लोग के लिए जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जो जरूरी है आप लोग के लिए यही लाए हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एग्जाम में जिस टॉपिक से जो मतलब क्वेश्चन बनता है उस लाए हैं। ठीक है, वो फिगर नहीं है इसलिए नहीं लेकर आए हैं। देखिए, क्या होता है कि परिपक्वता के उपरांत गर्भाशय में गर्भाशय से जनन नाल द्वारा शिशु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव प्रसव कहलाती है। देखिए, अब क्या होता है कि देखिए, प्रसव के कारण होने वाली पीड़ा क्या कहलाती है, प्रसव क्या कहलाती है। तो एक एक बात को जो है ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग, जो है क्या होता है, और एक एक टॉपिक पर जो है ध्यान रखिएगा कि जो है प्रसव के उपरांत जो पीड़ा उत्पन्न होता है, पीड़ा यानी कि जो दर्द उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही जो है प्रसव पीड़ा कहलाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है पूछ लिया जाता है कि प्रसव के उपरांत जो दर्द उत्पन्न होता है, पीड़ा जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है प्रसव पीड़ा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, प्रसव के पूर्व के लक्षण, यानी कि प्रसव से पूर्व जो है क्या क्या लक्षण जो है देखने को मिलता है, इसके बारे में जो है जानेंगे। तो देखिए, प्रसव के पूर्व के लक्षण क्या होता है कि देखिए, गर्भाशय में संकुंचन होने लगता है। गर्भाशय जो होता है, संकुंचन मतलब क्या, फैलने, गर्भाशय में जो है फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होने लगती है। यानी कि फैलने लगता है और सिकुड़ने लगता है, तो उसी को कहते हैं संकुंचन। तो क्या होता है कि गर्भाशय में जो है संकुंचन की क्रिया होने लगती है। देखिए, धीरे धीरे संकुंचन तीव्रता से होने लगती है, और धीरे धीरे क्या होता है, संकुंचन में जो है तीव्रता से होने लगती है। और देखिए, उदर की जो पेशियां होता है, उदर की जो पेशियां जो होता है वो क्या होने लगता है, कठोर होने लगता है। और उदर गुहा की जो पेशियां होता है वो कठोर होने लगती है। उसके बाद देखिए, पीठ और उदर के निचले भागों में विशेष तरह का दर्द उत्पन्न होता है। और क्या होता है कि पीठ और उसके जो निचले जो भाग होता है उसमें जो है विशेष तरह का क्या, दर्द उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है, देखिए, कभी कभी थोड़ा रक्त निकलने लगता है और सलेस्मिक स्राव होने लगता है। यानी कि जो जो है जनन जो है अंगों के द्वारा है कि क्या होने लगता है कि शिशु प्रजनन जो अंग होता है उसमें जो है क्या होता है कि कभी कभी जो है थोड़ा जो है रक्त जो है निकलने लगता है, और उससे सलेस्मिक सलेस्मिक मतलब क्या, जो हार्मोन जो होता है, हार्मोन जो है बाहर निकलने लगता है। ठीक है, देखिए, कभी कभी उल्बा थैली उस थैली को कहते हैं जिसमें बच्चा संरक्षित रहता है। यानी कि गर्भ के अंदर जो है बच्चा जिस थैली में संरक्षित रहता है उसे उल्बा थैली कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उल्बा थैली का फट जाता है, फट जाना और उल्बा तरल तरल का योनि के द्वारा से जो है स्रावित होने लगे। कभी कभी जो होता है, जिस थैली में जो है बच्चा गर्भ में जो है संरक्षित रहता है वो थैली फट जाता है और उल्बा तरल तरल जो होता है योनि के द्वारा क्या होने लगता है, स्रावित होने लगता है। यानी कि उल्बा में जो तरल रहता है वो योनि के द्वारा क्या, स्रावित होने लगता है। ठीक है, तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं। तो प्रसव प्रक्रिया की जो है कौन कौन अवस्थाएं होते हैं इसके बारे में देखिए। तो देखिए, प्रसव प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाएं से गुजरते हुए शिशु को जन्म देती है।
जन्म तक पहुँचती है, ठीक है? तो देखिए पहला अवस्था होता है जिसको देखिए बीस्फारण की अवस्था। देखिए बीस्फारण का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है फैलना, फैलना, या देखिए बीस्फारण का मतलब होता है खुलना, खुलना, ठीक है? तो याद रखिएगा बीस्फारण की अवस्था, उसके बाद निष्कासन की अवस्था, उसके बाद देखिए संपूर्ण बीस्फारण की अवस्था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, इससे जो संबंधित जो है एग्ज़ाम में जो है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न बनता है, तो इसलिए आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। तो पहला क्या है, जो है क्या है कि देखिए बीस्फारण की अवस्था, उसके बाद निष्कासन की अवस्था, उसके बाद संपूर्ण बीस्फारण की अवस्था। तो देखिए बीस्फारण की अवस्था क्या होता है, देखिए इस अवस्था में गिरवा गिरवा पूरी तरह से खुलने लगते हैं। तो देखिए गिरवा क्या होता है, तो गिरवा, इस बात को समझिए कि गर्भाशय के अंदर शिशु को जो ढक कर जो रखता है, उसी को क्या कहते हैं, गिरवा, गिरवा कहते हैं। मतलब जो शिशु को बाहर आने से रोकता है, गर्भाशय के अंदर जो है क्या होता है कि जो शिशु के बाहर आने वाला जो छिद्र रहता है, उसको जो है टोपी की तरह जो है वो जो है इसको गिरवा क्या करता है, उस छिद्र को जो है ढक कर रखता है, ठीक है? तो ये देखिए इस अवस्था में गिरवा पूरी तरह से, वही गिरवा क्या होता है कि विस्फारण की अवस्था में क्या होता है, पूरी तरह से जो है खुलने लगती है। और देखिए उल्बा उल्बा तरल की थैली फटने से गर्भवती के पेट में दर्द होती है, और कि उल्बा उल्बा को जो तरल थैली होता है वो फटने लगती है, जिससे क्या होता है कि गर्भवती जो महिलाएं होती है उसके जो पेट में जो है दर्द होने लगती है। और देखिए प्रत्येक पेशीय संकुंचन के साथ साथ भ्रूण के नीचे की ओर जाती है। तो देखिए इस अवस्था में शिशु जन्म के लिए मार्ग बन जाता है। देखिए ये जो अवस्था होता है बीस्फारण की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु के जन्म के लिए मार्ग बनता है, शिशु के जन्म के लिए क्या बनता है, मार्ग बनता है। देखिए क्या होता है कि देखिए उल्बा तरल, तो पहला बात तो याद रखिएगा, इस अवस्था में गिरवा पूरी तरह से खुलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उल्बा तरल की थैली, उल्बा जो होता है उसका जो तरल थैली होता है, देखिए जिसे फटने से गर्भवती के पेट में दर्द होने लगती है। प्रत्येक पेशीय संकुंचन के साथ भ्रूण के नीचे की ओर लगता है, और पेशियों में जो संकुंचन होता है फैला, और जो शिकरा होता है उसके साथ साथ जो है क्या होता है कि भ्रूण भ्रूण यानी कि शिशु की जो अवस्था होती है वो नीचे की ओर आ जाती है, और इस अवस्था में शिशु जन्म के लिए मार्ग जो है बन जाता है, ठीक है? नेक्स्ट अवस्था है देखिए निष्कासन की अवस्था। निष्कासन की अवस्था क्या होता है, देखिए यह गिरवा के खुलने से लेकर शिशु जन्म की अवस्था होती है। देखिए निष्कासन की अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गिरवा पूरी तरह से खुल जाता है और शिशु का जन्म भी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि यह जो है गिरवा के खुलने से लेकर शिशु जन्म की जो है अवस्था होती है, जिसमें गर्भाशय के ऊपरी भाग में तेजी से संकुंचन होने लगती है और भ्रूण नीचे की ओर उतरने लगती है। तो देखिए स्वाभाविक है कि जब संकुंचन होगा तो जो भ्रूण होता है, भ्रूण यानी कि शिशु का जो अवस्था होता है, नवजात शिशु की जो है गर्भ के अंदर जो अवस्था होता है, वह नीचे की ओर क्या होने लगता है, उतरने लगती है, क्योंकि नीचे की जगह जो होता है वो खाली जगह होता है, ठीक है? तो जिस जगह खाली होगा उधर की ओर ही क्या वो जो है गति करेगा। तो क्या होता है कि जो है गर्भाशय में जो है संकुंचन होने लगती है और भ्रूण नीचे की ओर जो है उतरने लगता है। देखिए सबसे पहले शिशु का सिर बाहर आ जाता है, और सबसे पहले क्या होता है, शिशु का सिर बाहर आ जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है प्रजनन क्रिया के दौरान सबसे पहले शिशु के कौन सा अंग बाहर आता है, सिर आता है, पैर आता है, क्या आता है, तो सिर सबसे पहले जो है बाहर आता है, ठीक है? फिर देखिए शीघ्र ही संकुंचन के साथ कंधा बाहर आ जाता है, सिर आता है उसके बाद कंधा आ जाता है, इसके साथ उल्बा उल्बा अ, उल्बा उल्बा तरल का बचा हुआ भाग आ जाता है, उल्बा, और यहाँ पर देखिए उल्बा का जो है उल्बा तरल, यहाँ पर याद रखिएगा उल्बा जो है तरल का जो है बचा हुआ जो भाग होता है वो आ जाता है, ठीक है? उल्बा, यहाँ पर देखिए तरल, तरल का जो है बचा हुआ भाग बाहर आ जाता है, ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए संपूर्ण विस्फारण की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है, देखिए इस अवस्था में आपरा आपरा और अन्य तंतु जो शिशु को माता के गर्भ से ढके रहता है, सभी बाहर बाहर निकल आते हैं और गर्भाशय का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है? तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि आपरा आपरा और अन्य तंतु जो शिशु को माता के गर्भ में ढके रहता है, सभी बाहर आते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो है आपरा आपरा देखिए प्लेसेंटा को कहते हैं। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में तो देखिए यहाँ पर है, अगला टॉपिक है जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपरा जो है क्या होता है। तो देखिए तो क्या होता है कि इस अवस्था में जो है आपरा और अन्य तंतु जो है जो शिशु को माता के गर्भ में ढके हुए रहता है,
देखिए आपरा क्या करता है, गर्भाशय में शिशु को जो है माता के जो है गर्भ में जो है शिशु को जो है पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है? पोषक तत्व कम करता है, उसी को आपरा कहते हैं, उसी को जो है प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि इस अवस्था में आपरा और अन्य तंतु जो शिशु को माता के गर्भ में ढके रहता है, सभी बाहर निकल आता है। क्योंकि देखिए संपूर्ण विश्व फारण की अवस्था में मतलब क्या, जो है प्रजनन अंग जो है पूरी तरह से जो है खुल जाता है, तो खुल जाता है तो क्या होता है कि इस अवस्था में जो है आपरा और अन्य तंतु क्या होता है, जो शिशु को माता के गर्भ में ढके हुए रहता है, सभी बाहर निकल आते हैं, ठीक है? और गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, और इस अवस्था में क्या होता है, गर्भाशय का आकार जो होता है कम हो जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा जो है इस पॉइंट को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जो है क्या होता है कि प्रसव प्रक्रिया के दौरान जो है प्रसव की अवस्था जो क्या होते हैं, तो देखिए प्रसव की जो है 3 अवस्था होती है। पहला अवस्था विस्फारण की अवस्था, निष्कासन की अवस्था, उसके बाद संपूर्ण विस्फारण की अवस्था। इसके बारे में जो आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपरा। आपरा के बारे में देखिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है कि आपरा क्या होता है, या पूछ लिया जाएगा प्लेसेंटा क्या होता है, या आपरा से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो देखिए आपरा क्या होता है, तो देखिए भ्रूण अवस्था में, यानी कि भ्रूण क्या होता है कि शिशु निर्माण की जो पहली अवस्था होता है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण अवस्था कहते हैं, तो ठीक है? तो देखिए भ्रूण अवस्था के उपरांत गर्भ में अंगुल जैसी संरचना विकसित होता है, जिसे आपरा कहते हैं। देखिए देखिए, जो शिशु जब गर्भ में रहता है तो उसमें क्या होता है कि तो उस अवस्था में जो है देखिए गर्भ में जो है अंगुल जैसी संरचना उत्पन्न होता है, जो बाद में नाभि का रूप लेता है। बाद में जो है नाभिक का रूप ले लेता है। वह क्या करता है, शिशु को जो है पोषक तत्व, माता के गर्भ से जो है शिशु को पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है? तो वही होता है आपरा। तो याद रखिएगा भ्रूण अवस्था के उपरांत गर्भ में अंगुल जैसी संरचना विकसित होता है, जिसे क्या कहते हैं, आपरा कहते हैं। याद रखिएगा आपरा की संरचना कैसे रहता है, अंगुलिंग की तरह रहता है, जो है बाद में चलकर किसमें, नाभि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? और शिशु के जन्म के उपरांत क्या किया जाता है, उस नाभि को जो है काट कर हटा दिया जाता है, तो वही होता है प्लेसेंटा आपरा। तो याद रखिएगा भ्रूण अवस्था के उपरांत गर्भ में अंगुल जैसी संरचना विकसित होता है, जिसे क्या कहते हैं, आपरा कहते हैं। देखिए क्या होता है कि आपरा धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार को भेद कर रक्त वाहिनी के संपर्क में चला जाता है। क्या होता है कि आपरा धीरे धीरे, जब आपरा अंगुल जैसी संरचना विकसित होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार दीवार को भेद करके उसको उसमें छेद करके, दीवार में छेद करके रक्त वाहिनी के संपर्क में चला जाता है, जिसे गर्भ को भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व एवं आवश्यक सामग्री सामग्री उपलब्ध करता है। और क्या होता है कि देखिए गर्भ में जो है शिशु के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व और जो आवश्यक सामग्री होता है उसको उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, शिशु के लिए पोषक तत्व और आवश्यक सामग्री जो है उपलब्ध कराने का कार्य जो है आपरा ही करता है, प्लेसेंटा ही करता है, ठीक है? और देखिए वह धीरे धीरे वृद्धि विकास प्रारंभ कर देता है, यही आपरा नाभि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिएगा यही आपरा क्या होता है कि उंगली जैसी संरचना रहता है और नाभि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जन्म के बाद क्या किया जाता है, इस नाभि को जो है काट कर जो है हटा दिया जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में आपरा के बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए प्रसव के प्रकार। तो देखिए प्रसव कितने प्रकार का होता है, देखिए तो शिशु का जन्म मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। शिशु के जन्म कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रसव, एक होता है देखिए यंत्रों की सहायता से प्रसव, एक होता है देखिए जटिलता पूर्ण प्रसव, ठीक है? तो याद रखिएगा प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रसव, यंत्रों की सहायता से प्रसव, उसके बाद जटिलतापूर्ण प्रसव। तो तीनों के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्राकृतिक प्रसव क्या होता है, तो देखिए प्राकृतिक, देखिए इसे स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक जो प्रसव होता है उसको जो है स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। तो क्या होता है कि देखिए इस प्रसव में गर्भाशय से बच्चे का सिर निकलता है, यानी कि साधारणतः इस प्रसव में क्या होता है, गर्भाशय से जो रहता है उससे जो है बच्चे का सिर निकलता है और फिर धड़ और अंत में पैर बाहर निकलता है। इस प्रकार की प्रसव में कोई परेशानी या समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए प्राकृतिक जो प्रसव होता है इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इस बात को आप ही लोग याद रखिएगा कि ये देखिए इस प्रसव में गर्भाशय से बच्चे का सबसे पहले क्या निकलता है, सिर निकलता है, फिर धड़ और अंत में पैर बाहर निकलता है, और इस प्रकार के प्रसव में कोई परेशानी और समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यंत्रों की सहायता से प्रसव, तो यंत्रों की सहायता से प्रसव कौन होता है, तो देखिए इस प्रकार के प्रसव में यंत्रों की सहायता से कराया जाता है, यानी कि इस प्रकार का जो प्रसव होता है वो जो है यंत्रों की सहायता से जो है
कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि गर्भस्थ शिशु यानी कि गर्भाशय के अंदर जो शिशु होता है, वो माँ के जनन अंगों से बड़ा हो जाता है। यानी कि जिस जनन छिद्रों के द्वारा शिशु बाहर निकलता है, उस छिद्र से वो क्या हो जाता है, जो है बड़ा हो जाता है, या किसी भी प्रकार के शिशु प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। यानी कि या तो जनन अंगों से शिशु बड़ा हो जाएगा, यानी कि या शिशु की अवस्था में जो है चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अपरिवर्तित अवस्था में आ जाता है। माने कि जिस अवस्था में शिशु नहीं होना चाहिए उस अवस्था में चला जाता है। इसलिए इस अवस्था में क्या किया जाता है, यंत्रों की सहायता से जो है प्रसव कराया जाता है। तो इसके बारे में याद रखेगा कि इस प्रकार के प्रसव में जो प्रसव यंत्रों की सहायता से कराई जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु माँ के जनन अंगों से बड़ा हो जाता है, या किसी प्रकार से शिशु अप्राकृतिक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए जटिलता पूर्ण प्रसव। जटिलता पूर्ण प्रसव क्या होता है? देखिए इस प्रसव में शिशु का जन्म माँ के जनन अंगों से ना होकर पेट को चीरकर शिशु को बाहर निकाल कर कराया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जटिलता पूर्ण जो प्रसव होता है, उसमें जो है शिशु का जो है जन्म जो है माँ के जनन अंगों से ना होकर क्या पेट को जो है चीरकर जो है बच्चों को जो है ऑपरेशन के माध्यम से जो है बाहर बाहर निकाल कर जो है प्रसव जो है कराया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेट को चीरकर शिशु को बाहर निकाल कर कराया जाता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में जो आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें, तो आप लोग इतना जो है आसानी से याद रख सकते हैं, और इतना आप लोग लिख भी सकते हैं। इसलिए उतना ही जितना आप लोग लिख सकते हैं, इसीलिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि आप लोग जितना बताते हैं उतना लिख सकते हैं, और इतना लिख लीजिएगा साफ साफ, तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि देखिए शिशु शिशु द्वारा जन्म लेने के उपरांत रोना आराम कर देता है, क्यों? यानी कि शिशु जब जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेने के बाद वह रोना आराम कर देता है, रोना प्रारंभ कर देता है। तो क्यों रोना प्रारंभ करता है शिशु? तो देखिए समझेंगे। क्योंकि क्योंकि देखिए गर्भ में केवल शिशु का हृदय कार्य करता है। यानी कि जब शिशु गर्भ में होता है, तो गर्भ में जो है शिशु का केवल हृदय कार्य करता है। ठीक है, गर्भ में शिशु का केवल हृदय कार्य करता है। और देखिए क्या होता है कि देखिए अर्थात जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो उसको ऑक्सीजन एवं पोषण माँ के रक्त से ही प्राप्त होता है। यानी कि शिशु जब गर्भ में होता है, तो उसको जो चाहिए, गर्भ में जो ऑक्सीजन चाहिए और जो पोषण चाहिए, वो माँ के रक्त से ही प्राप्त होती है। और देखिए उसकी श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया कार्य नहीं करते हैं। और शिशु में जो श्वसन क्रिया जो होता है और पाचन क्रिया होता है, वो गर्भाशय में श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया काम नहीं करता। इस प्रकार क्या होता है कि बच्चे के जन्म होने के इस प्रकार देखिए बच्चे के जन्म लेने पर क्या होता है कि लेने पर उसका शरीर वायु के संपर्क में आता है। यानी कि बच्चे के जन्म लेने पर क्या होता है, उसका शरीर जो है वायु के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसके शरीर में उत्तेजना होने लगती है, जिससे उसके शरीर में क्या होने लगती है, उत्तेजना होने लगती है, और श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और शिशु जो है क्या होता है, शीघ्रता से जो है रोने लगती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। देखिए इसको क्या होता है कि गर्भ में केवल शिशु का क्या हृदय कार्य करता है, अर्थात जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो उसको ऑक्सीजन एवं पोषण माँ के रक्त से ही क्या होती है, प्राप्त होती है, और उसकी श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया कार्य नहीं करता है। और इस प्रकार बच्चे के जन्म लेने पर उसके शरीर वायु के संपर्क में आ जाती है, जिससे उसके शरीर में उत्तेजना होने लगती है, और श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और शिशु जो है शीघ्रता से रोने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नवजात शिशु को स्नान कराते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? तो देखिए नवजात शिशु क्या होता है, पिछले अध्याय में हम आप लोग को बताए थे हैं कि 1 से जो है 30 दिनों का जो शिशु होता है, जन्म से लेकर 30 दिनों तक का जो शिशु होता है, उसको बोलते हैं नवजात शिशु कहते हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु को स्नान कराते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो देखिए शिशु को स्नान कराते समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए, जो इस प्रकार है। तो पहला है देखिए कि नाल और नाभि को नहीं भिगोना चाहिए। यानी कि शिशु का जो नाभि होता है, जो जिसको क्या शिशु के जन्म के उपरांत तो नाभि को क्या काट कर जो हटा देते हैं, उसको जो है नहीं जो है भिगोना चाहिए, और इस पर क्या डाल देना चाहिए, उस पर जो है उस नाभि को काटने के बाद क्या होता है कि उससे जो है रक्त निकलने लगता है, तो उसमें उस पर क्या होता है कि पाउडर को जो है डाल देना चाहिए। ठीक है, डाल देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि मुलायम कपड़े की बत्ती को बनाकर शिशु की जो है कान होता है, नाक होता है, की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, मुलायम कपड़े की बत्ती बनाकर शिशु के नाक और क्या होता है कि कान की जो है सफाई करनी चाहिए, और नेत्र की स्वच्छता पर
विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेत्र जो होता है सबसे जो है कोमल अंग होता है। नेत्र सबसे क्या होता है? कोमल अंग होता है, इसलिए जो देखिए कि नेत्र की जो है स्वच्छता पर क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और देखिए मुलायम ब्रुश से हाथ पैर के नाखून को साफ करना है, और शिशु का जो नाखून होता है उसको मुलायम ब्रुश की सहायता से जो है उसको साफ करना चाहिए। उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है जो गंदगी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए शिशु को पूर्ण शरीर को जो है थपथपा कर पोंछना चाहिए, और शिशु को जब नहाने के उपरांत, स्नान करने के उपरांत शिशु को जो है क्या करना चाहिए कि जो है पूर्ण जो शरीर को जो है थपथपा कर जो है साफ करना, पोंछना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेगा कि नवजात शिशु को जो है स्नान करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखेगा, इससे संबंधित एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या है कि देखिए नवजात शिशु को सोने का समय, नवजात शिशु का सोने का समय क्या होता है? तो देखिए जन्म के उपरांत शिशु देखिए 21 से 23 घंटे तक सोता है। जन्म के उपरांत क्या होता है कि शिशु जो है 21 से 23 घंटे तक सोता है। उसके बाद देखिए 3 माह का जब शिशु हो जाता है तो देखिए 18 से जो है 21 घंटे तक सोता है, और 6 माह तक का जब हो जाता है तो 16 से 18 घंटे सोता है, और 1 वर्ष का जब शिशु हो जाता है वो तो देखिए 14 से जो है 16 घंटे तक जो है सोते रहता है। तो इस बात को आप लोग जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इससे इस टॉपिक के संबंधित एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए स्तनपान का समय। स्तनपान का मतलब क्या हुआ कि नवजात शिशु को जो है कितने बार जो है दूध को पिलाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्तनपान, ठीक है। तो स्तनपान की समय क्या होता है, 1 से 3 माह के जो शिशु होता है उसको देखिए 6 से 8 बार स्तनपान कराया जाता है, ठीक है। उसके देखिए 4 से 6 माह का जब शिशु हो जाता है तो 5 से 8 बार जो है स्तनपान कराया जाता है। और देखिए शिशु जब 7 से 12 माह का हो जाता है उसे 3 से 4 बार जो है स्तनपान कराया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। आपके जो एग्जाम में इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए माता के दूध में उपस्थित पोषक तत्व। अगर आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माँ के दूध में जो है कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो देखिए माँ के दूध में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि माँ के दूध में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण पोषक तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, तो अगर क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि माँ के दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाम बताइए, तो आप नाम इतना लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माँ के दूध में जो है कौन कौन पोषक तत्व पाए जाते हैं, वर्णन कीजिए, तो आप लोग को जो है इन सभी के बारे में जो है लिखना होगा, वर्णन करना होगा, बताना होगा, ठीक है। तो सबके बारे में देखिए बारी बारी से हम आप लोग को बताए हैं, तो देखिए इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होता है कि दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि दूध में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है लैक्टोज कहते हैं। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं उसको लैक्टोज कहते हैं। देखिए क्या होता है कि माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। माँ के दूध में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्या क्या माँ के दूध में सबसे अधिक उपस्थित रहता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण। तो माँ के दूध में सबसे अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए जिसका अनुपात क्या होता है, लगभग 7% होता है। कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है। इसी कारण दूध में क्या होता है, मिठास होता है। तो दूध में मिठास किसके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए वसा, तो वसा क्या होता है, देखिए माँ के दूध में वसा कम मात्रा में पाया जाता है। माँ का जो दूध होता है उसमें वसा जो है क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए जिसके फलस्वरूप इसका पाचन जो है शीघ्रता से जो है होता है। देखिए वसा को जो पचाने में जो है मुख्य भूमिका जो होता है, जो है सेलुलोज का होता है, सेलुलोज का होता है। देखिए सेलुलोज का होता है, लेकिन जो है क्या होता है कि जब बच्चे जो जन्म लेता है तो उसके जो शरीर में जो है सेलुलोज जो है काफी जो है कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, काफी कम मात्रा में। इसलिए क्या होता है कि जो है माँ के दूध में जो है वसा की मात्रा क्या होता है,
कम पाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उसका जो है, जिसके फलस्वरूप इसका पाचन शीघ्रता से हो जाता है, ठीक है। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि उस दूध का पाचन भी शिशु में जो है शीघ्रता से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए माता के दूध में लगभग देखिए 3.9% वसा पाया जाता है। तो याद रखेगा इस बात को भी कि माता के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाया जाता है, 3.9% जो है वसा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, देखिए माँ के दूध में लगभग 1.1% प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना होगा कि कौन किस चीज की जो है मात्रा जो है कितनी मात्रा में किस पोषक तत्व की मात्रा कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में जो है पाए जाते हैं। तो माँ के दूध में देखिए 1.1% प्रोटीन पाया जाता है, जो शिशु के वृद्धि विकास में सहायक होता है। इस बात को आप लोग याद रखेगा कि माँ के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन का कार्य होता है शिशु का वृद्धि विकास करना। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शिशु का वृद्धि विकास करना। इस बात को भी याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो है मानव शरीर में जो है क्या कार्य होता है, वृद्धि विकास करना होता है। तो देखिए प्रोटीन जो होता है शिशु का क्या करता है, वृद्धि विकास करता है। इस बात को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट आता है इसलिए हम बार बार रिपीट करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए विटामिन। विटामिन क्या होता है, देखिए माँ के दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी पाया जाता है। आप लोग को याद रखिएगा कि माँ के दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं। विटामिन जो है डी नहीं पाए जाते हैं। विटामिन जो डी होता है ये माँ के दूध में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग जो है निश्चित रूप से याद रखेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि माँ के दूध में जो है कौन से विटामिन नहीं पाए जाते हैं, तो विटामिन डी जो देखिए माँ के दूध में जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि शिशु को जो है, नवजात शिशु को जो है जो है धूप में जो है जो है प्रत्येक दिन जो है कम से कम जो है 30 मिनट तक जो है धूप में जो उसको सुबह के समय जो है नर्म धूप में जो है उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि माँ के दूध में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाए जाते हैं, विटामिन डी जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जल। जल क्या होता है कि देखिए जल और देखिए विटामिन। विटामिन का कार्य क्या होता है शिशु के अंदर, विटामिन के कार्य क्या होता है शिशु का अंदर जो विटामिन का कार्य होता है रोगों से बचाना। रोगों से बचाना, तो बचाना। इस बात को, दोनों बात को याद रखेगा। अभी हम आप लोग को 2 पॉइंट बताए हैं, जिसमें प्रोटीन का काम होता है शिशु का वृद्धि विकास करना, और विटामिन काम होता है शिशु को जो है रोगों से बचाना। तो इस बात को आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए जल। देखिए माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में जल क्या होते हैं, उपस्थित होता है। इसलिए क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसको जो है अलग से जो है जल नहीं दिया जाता है। जल नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि माँ के दूध में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है जल उपस्थित होते हैं। उसके बाद देखिए खनिज लवण। तो खनिज लवण देखिए माँ के दूध में पर्याप्त खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। कभी कभी देखिए माँ के दूध में जो लौह तत्व की क्या हो जाती है, लौह तत्वों की जो है कमी हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, शिशुओं को जो है आयरन ड्रॉप्स दिया जाता है। आयरन ड्रॉप्स दिया जाता है। आयरन ड्रॉप्स दिया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो है आयरन ड्रॉप्स दिया जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इस बात को याद रखिएगा कि माँ के दूध में जो है पर्याप्त खनिज लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए प्रारंभ में। इस बात को अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है तो याद रखिएगा इन सभी पोषक तत्व के बारे में याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, प्रोटीन के बारे में। उसके बाद देखिए विटामिन के बारे में, जल के बारे में, खनिज लवण के बारे में जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, माँ के स्तन से निकलने वाले दूध को कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि माँ के स्तन से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माँ के स्तन से दूध निकलने वाला दूध को कोलेस्ट्रम कहलाता है। अब देखिए स्तनपान के लाभ क्या होता है, स्तनपान की जो है लाभ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम आप लोग को जो है यहाँ पर जो है 10 लाभ बता रहे हैं। आप लोग इससे संबंधित जो है 4 पॉइंट को निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा, जो आप लोग से याद हो सके, ठीक है। देखिए माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। माँ के दूध में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जो शिशु को रोगों से बचाती है। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जो शिशु को रोगों से बचाती है। देखिए दूध शुद्ध होता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और माँ का दूध जो होता है वो शुद्ध होता है, उसको अलग से बनाने की जो है आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए शिशु की अवस्था में वृद्धि होने के साथ दूध गाढ़ा हो जाता है। यानी कि जो जो शिशु की अवस्था में जो है
वृद्धि होता है तो क्या होता है कि दूध जो है गाढ़ा हो जाया करता है, जिससे क्या होता है अतिरिक्त पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और दूध में जो अतिरिक्त पोषक तत्व होता है उसकी मात्रा क्या होती हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, स्त्री स्त्री के शरीर में स्तनपान कराने से उत्तेजना उत्पन्न होती है, यानी कि स्त्री स्त्री के शरीर में जब स्तनपान कराया जाता है उसके शरीर में क्या उत्तेजना शरीर में मतलब चहल पहल जो है उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद देखिए, शिशु की आंत प्रथम माह तक कच्ची होती है। शिशु का जो आंत होता है वो प्रथम महीने तक क्या होती है, कच्ची होती है। माँ के दूध में निहित तत्वों द्वारा शिशु की आंत को पक्का हो जाता है, ठीक है। और माँ के दूध में इस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे शिशु का आंत जो होता है क्या होता है, पक्का हो जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में हुई खोज के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ऊपर का दूध मतलब क्या, डब्बे का दूध पीने वाले बच्चों की अपेक्षा स्तनपान करने वाले बच्चे जो है बुद्धिमान होते हैं, यानी कि जो बच्चे को डब्बे का दूध पिलाया जाता है, जो बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाया जाता है, उसमें से जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो क्या होता है कि ज्यादा जो है बुद्धिमान होते हैं। ये हाल ही में खोज के अनुसार जो है इसका जो है पता लगा है। इस ये बात हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, ये बात जो है आप लोग का जो है बुक बता रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, माँ के दूध, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचन योग होता है, यानी कि माँ के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो जो है पाचन के क्या होते हैं, योग्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, सभी पोषक तत्व पर्याप्त होते हैं, और क्या होता है कि माँ के दूध में जो है सभी पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, हाल ही में हुई खोज के अनुसार माँ के दूध पीने वाले शिशु को गर्मी गर्मी में क्या होता है, जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, इसको नहीं होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, स्तन कराने वाली महिलाओं की तुलना में ना कराने वाली महिलाओं में स्तन रोग और बच्चेदानी का कैंसर क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो ये क्या रहा, स्तनपान के लाभ है, स्तनपान के जो है लाभ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, माँ को कब स्तनपान नहीं कराना चाहिए, कब स्तनपान का मतलब होता है शिशु को दूध पिलाना, ठीक है। तो कब नहीं पिलाना चाहिए, तो देखिए निम्न परिस्थितियों में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है देखिए, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर संक्रामक रोग से ग्रसित है तो अगर शिशु उस संक्रमण दूध को अगर पिएगा तो शिशु भी क्या हो जाएगा, उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो है किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर माँ को जो है स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, सहवास के उपरांत स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ये क्या होता है, हम आप लोग को जो है अध्याय में इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। सहवास क्या होता है, यानी कि इसी को जो है क्या कहते हैं, जो है जो है मैथुन कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को जो है बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, स्तन के स्तन में किसी विकार की उत्पत्ति होने पर स्तनपान नहीं करना चाहिए। स्तन में अगर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ है तो इसी स्थिति में भी क्या स्तनपान जो है नहीं कराना चाहिए। और देखिए, माता के स्तनों में दूध ना होने पर भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, अधिक समय तक निरंतर ज्वर यानी कि बुखार अगर आना है, बुखार आ रहे हैं, अधिक समय तक ज्वर आने पर भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। उसके बाद देखिए, अधिक क्रोधित में भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। उसके बाद देखिए, माँ के गर्भवती होने पर भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो याद रखिएगा कि माँ को जो है स्तन पर पान जो है किन-किन जो है परिस्थितियों में नहीं कराना चाहिए। इस बात को जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, शिशु को दूध पिलाने वाले बोतल की सफाई, यानी कि शिशु को जो दूध पिलाया जाता है उस बोतल की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, इस बात को जो है आप लोग याद रखिए कि देखिए, सबसे पहले बोतल को सर्फ या डिटर्जेंट डालकर ब्रुश के द्वारा ठंडे जल से स्वच्छ कर देना चाहिए। तो बोतल को क्या करना चाहिए, सर्फ या डिटर्जेंट डालकर जो है ब्रुश से जो है ठंडे जल से साफ कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, स्वच्छ करने के उपरांत किसी बर्तन बर्तन में ढककर रखना चाहिए। बोतल को जो है बर्तन से क्या ढक कर जो है रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, निप्पल को भी चौड़े मुँह वाले बर्तन में भी ढक देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, लगभग 2 माह तक छोटे शिशु को बोतल उतनी उतनी बार उबालना चाहिए जितनी बार शिशु को दूध पिलाया जाता है। यानी कि 2 माह तक, जब तक शिशु 2 माह तक का हो जाता है तो शिशु को उतना बार जो है, जितना बार दूध पिलाना चाहिए उतने बार क्या करना चाहिए, बोतल को जो है साफ करना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, बोतल से दूध पिलाने के उपरांत तुरंत ही बोतल को स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो है शिशु को दूध पिलाने वाले बोतल की क्या सफाई होती है, इसके बारे में याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आजकल जो है 2 प्रकार के निप्पिल इसको लॉ बना लीजिएगा, उपलब्ध होते हैं देखिए सफ़ेद और पीले रंग का, ठीक है? पीले रंग का क्या होता है कि निप्पिल को उबालना नहीं चाहिए क्योंकि ये उबालने पर क्या हो जाता है, उबालने पर खराब हो जाता है, ठीक है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दूध पिलाते समय क्या सावधानी बरतना चाहिए इस बात को ध्यान रखिए कि शिशु को जो है दूध पिलाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है देखिए बोतल को उबालकर स्वच्छ कर लेना चाहिए क्योंकि अब प्लास्टिक का बोतल आता है। बोतल किस चीज़ का आता है? प्लास्टिक का बोतल आता है और प्लास्टिक का बोतल जो है संक्रमित उसमें संक्रमण क्या होता है? अधिक होता है। अब बोतल क्या आता है? प्लास्टिक का बोतल आता है और जिसमें कीटाणु चिपके रहते हैं जो कि उबालने पर नष्ट होता है, जो कि क्या करना चाहिए? उबालने पर नष्ट होता है, इसलिए जो है बोतल को उबाल कर जो है स्वच्छ कर लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए बच्चे के गंदे कपड़े गंदे ना हो, बच्चे के कपड़े गंदे ना हो इसलिए जो है दूध पिलाने से पहले उसकी गर्दन के नीचे एक तौलिया लगा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए दूध को छानकर ही बोतल में भरा जाना चाहिए क्योंकि दूध की मलाई निप्पिल में मलाई जो होता है दूध में वो निप्पिल में जो है अटक जाने पर क्या होता है दूध जो है बाहर नहीं निकलता है क्योंकि दूध में जो क्रीम होता है वो अगर निप्पिल में अटक जाता है तो दूध क्या होता है कि बाहर नहीं निकलता है इसलिए दूध को जो है छान कर जो है ये बोतल में भरना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए दूध को बोतल में भरने से पहले हाथ पर डालकर यह जांच कर लेना चाहिए कि वह अधिक गर्म या ठंडा तो नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बोतल के निप्पल में सही छेद होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि छेद ना ही अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही जो है अधिक छोटा होना चाहिए, जो है निप्पल का छेद जो है सही होना चाहिए, ठीक है? तो आपका चैप्टर में जो है इतना ही प्रकार का सभी थ्योरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। अगले सेशन में मिल लेंगे, इस चैप्टर के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले कवर करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।